जो लोग वोट नहीं देते वो प्लेन में बैठकर अपने घर लौट आए और जो लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, वो पैदल सड़कों पर निकल आए। खाली पेट, भूखे पेट, खाली जेब, सड़क पर आने को मजबूर वो मजदूर है। तमाम पैकेज के ऐलान के बाद भी उसकी मशक्कत जारी है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। मजदूरों की तस्वीरें रुलाने वाली हैं। मजदूर घर लौटने के लिए पैदल चले जा रहे हैं। बच्चों को कभी कंधे पर उठाए तो कभी सूटकेस पर लिपटाए। वो जो सवाल दबाए चल रहे हैं वो कहीं बड़े हैं। सियासी दलों को एकजुट होकर मजदूरों का दर्द समझना चाहिए। इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। लेकिन सियासी दल कोरोना के बीच भी सियासत में ही उलझे दिखाई देते हैं। लॉकडाउन में ट्रेनों के जरिए मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी में ठन गई है। आखिर कौन कर रहा है सियासत? क्या राजनेताओं को मजदूरों का दर्द नजर नहीं आता? इस पर पूरा पैनल हमारे साथ है। आज 7:15 बजे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी होंगे। तमाम सवालों पर बात होगी, लेकिन आप सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लेकिन लॉकडाउन में रेल मंत्री ने ममता सरकार पर निशाना साधा तो सियासी पारा चढ़ गया। कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी, फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। तो पहले की 2, बाद में 5, कुल 7 ट्रेनें आज दोपहर को 3:30-4 बजे तक कुल 7 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी थी। लॉकडाउन में बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के लाखों मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं। घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन रेल मंत्री ने साफ किया कि जहां यूपी और बिहार जैसे राज्यों ने ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों की मांग की है, वहीं पश्चिम बंगाल ट्रेनों की इजाजत नहीं दे रहा है। रेल मंत्री ने इसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों के साथ क्रूर मजाक बताते हुए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। 105 ट्रेन पश्चिम बंगाल की सरकार लेगी। शायद 30 से 50 लाख ऐसे पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन हैं जो एक बार अपने घर जाना चाहते हैं। हम रोज 100 ट्रेन चलाएं, तब जाके अगले 15-20 दिन में सब लोग अपने घर जा सकेंगे। लेकिन अगर 30 दिन में सिर्फ 100 ट्रेन दी जाएंगी तो आप सोचिए कि शायद मेरे हिसाब से मात्र 5-7% लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी और बाकी सब लोग परेशान होंगे। मुद्दा कोरोना के खिलाफ कारगर रणनीति का हो या पीएम की तरफ से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का, ममता बनर्जी लगातार केंद्र पर हमलावर रही हैं। लेकिन अब मजदूरों को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया। हालांकि टीएमसी की ओर से पलटवार करते हुए सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ट्रॉली बैग पर बच्चे की तस्वीर, प्रवासी मजदूरों की दिल झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब 23 मिलियन लोगों को ढोने वाले रेलवे के मंत्री आप बने हैं। मजदूरों को कुछ ही दिनों में घर भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं भेजा गया। मंत्री इस ऐतिहासिक संकट के दौरान नदारद रहे। अब लाखों गरीब प्रवासी मजदूरों को छोड़ दिया गया। और तो और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी तंज कसते हुए लिखा कि ट्विटर पर मामला उठाने से बेहतर होता कि आप अपनी कमियों पर बात करते। बतौर रेल मंत्री लॉकडाउन शुरू होने के बाद आपकी तरफ से एक्शन लेने में कमी हुई। काश कि आपने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कोई बढ़िया निर्णय लिया होता। हालांकि रेल मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि मंत्रालय मजदूरों को घर पहुंचाने के मिशन में जोर शोर से जुटा है। हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों को निशाने पर लिया है, सियासी तकरार बढ़ना तय है। मजदूरों की दुर्दशा देख दिल फट जाता है, लेकिन ये सियासत करने वाले बाज नहीं आते। इसे ओछी सियासत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए?
इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मेहमानों के पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मेरे साथ टीएमसी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक अनिर्बान बनर्जी, मेरे साथ डॉक्टर दीपक झा। जी हां, आप योग के जरिए रोग भगाने की बात करते हैं, लेकिन सियासत से ऐसे मौके पर बाज नहीं आ रहे कि सियासत कर रहे हैं आप उन बेबस मजदूरों को लेकर जिनकी आप टिकट को लेकर चीख पुकार मचाते हैं, लेकिन अपने टेटे से रोकड़ नहीं निकालते उनके लिए। मेरे साथ संजय द्विवेदी, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। अनिर्बान, सबसे पहला सवाल आपसे, मजदूरों की दुर्दशा अगर आपने देखी है सारे देश भर की, ट्रेनों को नहीं आने देना, ये कैसी सियासत है और आप मजदूरों के हितैषी कैसे हुए? देखिए, जो ट्रेन आने की जो बात है, तो जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने 2 ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम क्लियरली बता दिया है कि 105 ट्रेन का अरेंजमेंट हुआ है। 15 दिन टाइम लेकर वो 105 ट्रेन, सारे ट्रेन वो आएंगे, मजदूर जितने भी बाहर अटके हुए हैं सारे आएंगे। तो ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, आप ये पूछ सकते कि भाई 15 दिन क्यों? प्रश्न ये है कि जो हजारों के तादाद में लोग बाहर अटके हुए हैं, अगर सारे एक साथ आ जाते हैं ना, तो ये जो आपका बेसिक जो आपका नेसेसिटी है कि वो डिस्टेंस बनाए रखे, वो अगर कोई इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्शन फैलाया ना जाए, एकदम मनुष्य की तरह वो आए, मनुष्य की तरह अपने घर वापस जाए। वो जानवरों की तरह एक ट्रक में जैसे एकदम लाद के लाया जाता है, वैसे अगर आप लाना चाहते हो तो आप पीयूष गोयल की बात मान लो। तो वो हम जो है मजदूरों को भी अपना भाई समझते हैं, उनको भी मनुष्य समझते हैं, ना कि जानवर समझते हैं। जैसे बीजेपी उनके साथ उत्तर प्रदेश में बर्ताव करते थे, वो जानवर की तरह बैठाकर उनपे वो डिसइंफेक्टेंट फैला रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं हम लोग वैसा करें? हम लोग वो नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सारे आए, ठीक तरह से आए। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको लेकर हॉस्पिटल हम ले जाएंगे, बाकी सबको ठीक तरह से अपने घर वापस भेजे जाएंगे। तो ये अरेंजमेंट करने में वक्त लगता है भाई, ठीक अरेंजमेंट चाहिए तो वक्त लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 50 दिन से बैठे हुए थे, अचानक हमको रोना आ गया, भाई मजदूर लोग परेशान हैं। तो ये जो है ना, क्रोकोडाइल टीयर्स हमसे नहीं आता। हम लोग जो सही है वो बोला, 15 दिन लगेगा भाई टाइम, 105 ट्रेन है, बाद में और लगेगा तो हम फिर लाएंगे। तो ये कमिटमेंट है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रखेगा। अनिर्बान, बात कमिटमेंट की नहीं है, बात उनके रखरखाव की है। वो मजदूर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, आज वो सड़क पर सोने को मजबूर है, आज वो रेलवे ट्रैक पर सोने को मजबूर है और वो कट जाता है आपकी सियासत के कारण। ये 4 घंटे के नोटिस पे अगर आप पूरे देश में लॉकडाउन ऐसे इम्पोज करोगे तो यही होने वाला है। कहां था आपका प्लानिंग? ये 50-60वां दिन चल रहा है, थर्ड लॉकडाउन 3.0 चल रहा है। आपको अब याद आ रहा है कि इतने करोड़ों लोग अपने राज्य से बाहर जाके काम करते हैं, आपको तब पता नहीं था? कैसे पीएम है हो आप? ये 4 घंटे के नोटिस पे आप जो तानाशाही जैसे ऐसे लॉकडाउन का ऐलान कर दिए हैं, उसके बाद इतने दिनों तक आप देखिए गुजरात में एक के बाद एक, सूरत में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, माइग्रेंट वर्कर, पुलिस से उनकी मारपीट हो रही है। आपने खबर में कितने देखी? ज्यादातर वो पीएम कोई बात ही नहीं करते कि गुजरात मॉडल। ये है आपका गुजरात मॉडल? तो ये माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर बीजेपी का जो अपैथी है, ये एकदम पहले से है। वो एकदम कॉर्नर्ड हो चुके थे कि भाई अब कुछ करना है। वो जब करना चाहते थे, वो उनको पता चल गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा तहस-नहस हो गया पूरा सिस्टम। तो अब क्या कर सकते हैं? हम लोग नॉन बीजेपी स्टेट के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, उनके सर पर सब डाल देते हैं और अपने आप को महान दिखा लेंगे। हम तो गोपाल जी, आप ट्रेनें देने को तैयार हैं, आप ट्रेनें बंगाल की ओर भेजने को तैयार हैं, लेकिन वहां पर जो हालात है अनिर्बान की अगर माने तो उनको तैयारी करने में वक्त लगेगा। ऐसे में मजदूर करे तो करे क्या? देखिए, यह पूरी तरह से झूठ है। जहां पर संख्या की बात करनी चाहिए, डेटा से बात करनी चाहिए। मैं आपको 4 गोपाल जी, अगर आपकी सियासत में ये झूठ है तो मजदूर की दशा तो सच है। नहीं, देखिए, यह जो माइग्रेशन लेबर है, मजदूर जो है, यह प्रदेश और केंद्र सरकार के दोनों के सहयोग से ही अपनी जगह पे जा सकता है। केंद्र सरकार ने जितने भी शेल्टर होम यहाँ पे जहां भी बने हैं, उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रहा है। तीनों समय खाना देना,
और उसमें रहने की व्यवस्था करना, और जब उनका वो पीरियड खत्म होता है क्वारंटाइन का, उसके बाद उनको कहीं 500, 1000 और 2000 इस तरह का जो पैसा है वह केंद्र सरकार दे रहा है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और तो पैसा उसके बाद। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने ट्रेनों की व्यवस्था कर दी। और अब प्रदेश सरकारों की स्थिति मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश ने 386 ट्रेनें ले ली हैं, उत्तर प्रदेश ने कैसे तैयारी कर ली। और पश्चिम बंगाल 7 ट्रेनें गई हैं, अभी वो लेने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र केवल 4 ट्रेनें हैं, महाराष्ट्र ने ली, और बिहार 204 ट्रेनें ले ली। तो उत्तर प्रदेश तैयारी कर सकता है और पश्चिम बंगाल तैयारी नहीं कर सकता, महाराष्ट्र तैयारी नहीं कर सकता। जबकि रिसोर्स देखेंगे तो महाराष्ट्र के पास इस देश में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल उसकी डेवलपमेंट। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 54 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए छोड़ दिए हैं। आप ये क्यों नहीं ले रहे? 55 करोड़ रुपए छोड़ दिया है, अब महाराष्ट्र का नाम कैसे ले सकते हैं? आप ट्रेन दीजिए, 1200 लोग आप ट्रेन दीजिए, 4 ट्रेन में क्या आप ट्रेन दीजिए। 54 करोड़ रुपया प्रवासी मजदूरों के लिए छोड़ा हुआ है। अरे लाखों लोगों को न करिए, छोड़ रखा है, बयानबाजी न करिए, चिंता नहीं करते। 4 ट्रेनें ली है, 4 ट्रेन बयानबाजी न करिए। आप दीजिए ट्रेनें, 54 करोड़ रुपए दिया हुआ है, किसी ने दिया? किसी भी राज्य सरकार ने आपसे पैसा दिया है? पश्चिम बंगाल ने बता दीजिए मुझको। एक ट्रेन की बात करिए, अभी जो बात विषय पे हो रहा है वहां चलिए। पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से ले जाने के लिए 54 करोड़ रुपए दिया है। दिया होगा पैसा, अब देखिए ट्रेन 54 करोड़ रुपए दिया है, इसलिए घर पे पहुंचाने की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार ने। संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, मैं बड़ी गंभीरता से आपको सुन रहा था। गोपाल जी आप अपना जवाब पूरा करें तो मैं दीपक झा और संजय द्विवेदी पे आऊं। देखिए मैं डेटा से बात कर रहा हूं पूरी तरह। महाराष्ट्र ने केवल 4 ट्रेनें ली हैं, क्या और क्या मैं अभी यहाँ बात नहीं कर रहा। जो प्रवासी मजदूर है उनको उनके स्टेट पे जाके उनको वहां पे उतार के अपने घर तक पहुंचाना प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार रोज 1200 ट्रेनें देने को तैयार है। तो अब आप 4 ट्रेन अभी तक ले पाए तो ये तो आपकी गलती है ना। उत्तर प्रदेश 386 ट्रेनें ले चुका, उत्तर प्रदेश ने कैसे तैयारी करनी? तो फिर यह गोपाल जी आप जहाँ तक गलती की बात कर रहे हैं, गोपाल जी एसी ट्रेन आपने चलाई, राज्यों से पूछा क्या? वहाँ पर कौन सी इजाजत से आप एसी ट्रेनें चल रही हैं? अभी आपका विषय प्रवासी मजदूरों का है, प्रवासी मजदूरों की बात। अब सारे विषय यहाँ डिस्कस करोगे तो फिर मैं भी 10 बातें करूंगा। आप प्रवासी मजदूर आपका विषय है, प्रवासी मजदूरों की 2 बातें हैं, दोनों पे मैंने आपको कहा, उस पे अगर मैंने गलत कहा तो आप मुझे पकड़िए। मैंने कहा जो भी शेल्टर संजय द्विवेदी को चलाएंगे प्रदेश जी, गोपाल जी का खर्चा केंद्र सरकार दे गोपाल जी, तीनों टाइम उनको गोपाल जी, गोपाल जी, रहने की संजय द्विवेदी आप उंगली उठा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं। आप मजदूरों को बसों में, ट्रकों में बिठाकर मध्य प्रदेश के बड़वानी बॉर्डर छोड़ रहे हैं। ये कौन सी मानवता है? ये कौन सी इंसानियत है? नहीं देखिए, जो दूसरी बात यह जो ट्रेनें नहीं ले रहे महाराष्ट्र के लोग कल मजदूर वहां से गोपाल जी, पैदल गोपाल जी ये सवाल संजय द्विवेदी से, ये सवाल संजय द्विवेदी से, संजय द्विवेदी से ये सवाल। द्विवेदी जी मैं सर्वप्रथम मनीष जी, मैं सर्वप्रथम जो हमारे मजदूर जो पैनिक होकर निकल रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कोई पैनिक मत हो। महाराष्ट्र सरकार ने 54 करोड़ रुपए आपके लिए दिए हुए हैं। मैं जो इस पैनिक होकर निकल रहे हैं और जिनकी रास्ते में डेथ हो रही है उनको सख्त संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन मैं एक अपील करूंगा कि महाराष्ट्र में जो भी है, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी बिहार से एक विधायक फोन करता है कि हमारे मजदूर वहां फंसे हुए हैं, उनको खाना तो नहीं मिल पा रहा है। तुरंत हमारे माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से नंबर नोट करके तुरंत वहां राशन पहुंचाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही है? पूरे महाराष्ट्र में लाखों मजदूरों की समस्या पे कुछ नहीं कर रहे और एक फोन उठा के उस पे काम कर रहे हैं। ऐसी बातें आप करोगे? 54 करोड़ रुपए दिया हुआ है, आप ट्रेन दीजिए। आप ट्रेन किसने मना किया आपको?
आप ट्रेन 1200 ट्रेनें संजय अभी द्विवेदी बताइए, जी, कल कितनी ट्रेनें ट्रेनें दीजिए संजय ना। द्विवेदी जी, आप 54 करोड़ रुपए का डंका ना पीटे। संजय द्विवेदी जी, 54 करोड़ रुपए का डंका ना पीटे। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगर चलती है तो मजदूर उसकी रीढ़ है। ट्वीट करिए। सोचने का विषय है। अभी आप ट्वीट चाहे करिए, रियल कल एस्टेट कितनी हो, ट्रेनें चाहे चाहिए। कारखाने हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, हर जगह आप ट्वीट हमारे करिए, मजदूर कल भाई कितनी काम करते ट्रेनें हैं। चाहिए। और जिस तरह दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, सड़कों पर निढाल बेहाल मजदूर की आंखें सरकार से पूछती है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कहां हो सरकार? मैं घोषणा करता हूं इस बात की कि कोई भी पैनिक ना हो, कोई मजदूर घर से बाहर ना निकले, वहां के सरकार से फोन करे, वहां के डीएम को फोन करे, आपकी व्यवस्था होगी। महाराष्ट्र की बिल्कुल क्लियर स्थिति है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक झा, द्विवेदी जी आपसे सवाल नहीं है, सवाल आपसे नहीं है द्विवेदी जी, आप ही के सहयोगी जिनके बूते आप सरकार चला रहे हैं, मेरा सवाल उनसे। दीपक झा जी, मनीष जी, मेरा सवाल आपको सुनाई आया? मनीष जी बोलिए। मनीष जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, अब बोलिए। मेरा सवाल आपसे था, सड़क पर निढाल और बेहाल मजदूर, उनकी आंखें पूछ रही हैं, कहां हो सरकार? और मनीष जी, मैं जवाब दूंगा। मैं सारे सज्जनों को बड़े उस इत्मीनान से सुन रहा था। आज देखिए स्थिति क्या है देश में, भयावह। दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश में चुनाव आता है तो 300 सांसदों की फौज और 40 से 50 मंत्रियों की फौज मोदी सरकार खड़ी हो जाती है। अभी ये सारे के सारे मंत्री और सारे के सारे सांसद कहां गायब है? जैसे गणेश जी का वाहन मूसक जाके छिप जाता है जब गणेश जी को जरूरत पड़ती है। राहुल गांधी कहाँ है? दीपक झा, राहुल गांधी कहाँ है? उस समय जब दीपक झा, राहुल गांधी कहाँ है, पता है आपको? बिलों में छुपे हुए हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो आप उनसे सवाल कर सकते थे। दीपक झा प्रधानमंत्री होते तो आप उनसे सवाल कर सकते थे। जिम्मेदारी जो सत्ता में बैठे हैं उनकी होती है। मनीष जी, आप सत्ता छोड़ दीजिए, फिर हमसे सवाल करिए। तो मोदी जी एक कह के बरगलाए ना, सरकार के लोग कह के बरगलाए ना कि आप विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। अरे विपक्ष के लोग जनता के दुख में सहभागी है, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आपने श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पे 4 ट्रेनें चला दी। आप भूल गए दीपक झा, टिकट को लेकर जो सियासत हुई है, दीपक झा आप भूल गए, रेल टिकट भाड़े को लेकर जो आज सियासत हुई है, आप जिस पार्टी की वकालत कर रहे हैं, जिसकी पैरवी कर रहे हैं, आप भूल गए कि रेल भाड़े को लेकर किस तरह की सियासत हुई है। नागपुर से ट्रेन छूटी थी, आपके कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा था पता है आपको? जोड़ी ट्रेन चलाने के पीछे सरकार का क्या मकसद था, जरा मुझको बताएं भाजपा के लोग। इनका सीधा मकसद था कि अब हम खाली पैसे, बगैर पैसे की ट्रेन नहीं चला सकते, कहने के लिए सो कॉल्ड हम ट्रेन चला देते हैं, जिसको आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है। सरकार इस मानसिकता के साथ काम कर सकती है। सरकार मोदी जी को तो पैरों में छाले पड़ते, हवाई जहाज की बात करते हैं या हवाई चप्पल वाला। दीपक झा आप रुकिए, अभी ब्रेक के बाद, यानी कि थोड़ी देर की खामोशी के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। जी हां, वो दरवाजों पर बैठे हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं, सहमे हुए, घबराए हुए, वो कोई और नहीं, वो मजदूर है। हमारे साथ ये पैनल भी मौजूद है। पैनल में गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अनिर्बान बनर्जी, दीपक झा, संजय द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि अभी केंद्रीय प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया कि हम तो सैकड़ों ट्रेनें बंगाल भेजना चाहते हैं, लेकिन ममता की ममता बेरहम है। अनिर्बान, देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी वो परिवेश मंत्री भी है, तो वो परिवेश मंत्रक में परिवेश को बचाने के अलावा जो सारे काम है वो सब करते हैं। वो सारे वनांचल को ध्वस्त करके वो इंडस्ट्री लगाया जाए, वो परमिशन कैसे दिया जाए, ये काम वो करते हैं। तो वो परिवेश मंत्री होकर अगर परिवेश नहीं बचा सकते तो आपको कैसे लगता है कि वो बंगाल के बारे में, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, उसके बारे में सच बोलेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी इरादे में खोटे भाई साहब। मैंने आपको कहा कि अगर ट्रेन, आप सैकड़ों ट्रेन अगर आप डाल देते हैं तो वो तो एकदम मतलब एक ऐसा वो केओटिक सिचुएशन हो जाएगा जिससे जो लोग आ रहे हैं वो और भी ज्यादा तकलीफ में
पड़ जाएंगे ना। तो आप क्या चाहते हैं, मजदूर की तकलीफ घटाया जाए या बढ़ाया जाए? तो बंगाल की सरकार जो है वो ऐसे ही इंतजाम करना चाह रहा है ताकि सारे अनिर्बान इसमें भी अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे, आपको अजमेर से आपके बंगाल के लोगों को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको गैर बीजेपी शासित राज्यों से, केरल से लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों से लाने में आपको समस्या है। अगर समस्या होता तो 105 और ट्रेन के इंतजाम हम लोग क्यों करते? ये आप बताइए, 105 ट्रेन की सारे गैर बीजेपी के स्टेट से आएंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो एक एक करके सारे स्टेट में जहां से ज्यादा संख्या में लोग अटके हुए हैं, उनकी देखभाल ठीक तरह से नहीं हो रहा है, उनको हम वापस लाएंगे ना, तो उसको समय लगता है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि आपकी लॉकडाउन में जो प्लानिंग की जो एकदम स्पष्ट अभाव है, वही जिससे सबको प्रॉब्लम होगा, वही हो रहा है। अब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार के सर पर दे दोगे और खुद कहोगे कि हम तो सब करना चाहते हैं, आप लोग करने नहीं दे रहे हैं। इसमें एकदम स्पष्ट है कि खोट आपके नियत में था। अगर आपके नियत में खोट ना होता तो 50 दिन तक आप चाहते तो अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया था, आपकी मुख्यमंत्री जो आपके राज्य की मुख्यमंत्री है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट भी है। लेकिन सरकार चाहती है केंद्र की तरफ से 105 ट्रेनें रोज भेजने के लिए तैयार हैं, तो आपके राज्य की तैयारी क्या रही आखिर अनिर्बान? अरे भाई साहब, आप ये ट्रेन की व्यवस्था का जो बात आप कर रहे थे, वो लॉकडाउन 3.0 के पहले आप कोई हिंट ही नहीं दिए। चीफ मिनिस्टर के साथ इतने सारे मीटिंग हुए, आपने कुछ नहीं बताया कि हम लोग ये ट्रेन चालू करेंगे, आप इंतजाम करो। आप कुछ नहीं बताए। जब ये माइग्रेंट लेबरर्स थक चुके थे, आपसे तन आ चुके थे और वो पैदल चलने शुरू कर दिए, देश विदेशों को मीडिया में आपकी छींची हो रही थी, उसके बाद आपको पता चला कि हमको कुछ करना है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल गोपाल जी, अनिर्बान के मुताबिक ये सारी सियासत का पेच आपके पास आके अटका है। केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर गाइडलाइन नहीं थी, और ये आरोप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि कहा जाता है लेकिन लिखित में जो ऑर्डर आना चाहिए वो नहीं आता। और मेरा दूसरा सवाल गोपाल जी आपसे, केवल पश्चिम बंगाली क्यों, आपके अपने सहयोगी नीतीश कुमार भी ये कहते हैं, वो भी मुकर रहे हैं, वो भी नानुकुर करते हैं कि मजदूरों को वापस ना भेजा जाए। तो निढाल और बेबस मजदूर जाए तो जाए कहां? नहीं देखिए, फिर यह समस्या अगर है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो समस्या जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दोनों के मिलने से समाप्त होगी, तो फिर जब आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रदेश सरकारें लेने को तैयार नहीं है, तो जो मजदूर है राजस्थान के, वो राजस्थान नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? और अगर वो नहीं लेना चाह रही तो हम उनको अपने जहां पे हैं उन प्रदेशों में रहने की नीतीश कुमार से बात करिए ना। आपने नीतीश कुमार आपके सहयोगी है गोपाल जी आप बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार आपके सहयोगी हैं, आपने उनको लेकर कोई खत नहीं लिखा। आपने देखा कि देश के अलग अलग शहरों में जो गुस्सा मजदूरों में, चाहे सूरत हो, मुंबई हो, नासिक हो, जो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए फूटा है, उसको लेकर आपकी नजरों के सामने वो पाक साफ बने हैं। आप उनको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपकी नजर में ममता खटक रही है। देखिए, आपको यह भी देखना पड़ेगा, बिहार ने 204 ट्रेन ली है, ममता जी ने 7 ट्रेनें ली, और कल पीयूष जी को उन्होंने कल पब्लिकली ट्वीट किया कि हम 30 जून तक 105 ट्रेनें लेंगे। अब 30 जून तक 1.5 महीना और उसमें 105 ट्रेन उन्होंने मांगी है, तो कितने लोग आएंगे? 105 ट्रेन में 1000 लोग पर ट्रेन अगर भर के भी गए तो कितने हुए? तो 1 लाख लाखों लोग जहाँ पे अलग अलग पश्चिम बंगाल के सब प्रदेश, तो आप संख्या भी तो देखिए ना, डेटा पे क्यों अवॉइड कर रहे हैं आप? 7 ट्रेनें ली हैं, 105 ट्रेनों की डिमांड कर रहे हैं। अभी द्विवेदी जी, दीपक झा आ रहा हूँ आपके पास करने के लिए। द्विवेदी जी आप उंगली उठाकर उंगली मत उठाइए, आप उंगली उठाकर उंगली मत उठाइए। देश का सवाल में सबको बोलने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होता। द्विवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिन मजदूरों को आप बसों में बिठाकर, गाड़ियों में, कल की जानकारी है कि नासिक से उड़ीसा जा रहे मजदूर सिन्नर घाटी के पास उनकी गाड़ी
खड्डे में गिरती है और 9 मजदूर जख्मी हो जाते हैं। यह आपके राज्य की स्थिति है, आप ले जाकर दूसरे राज्य की सीमा पर छोड़ रहे हैं। ये मानवता है आपकी? मनीष जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुनिए मेरी बात। जो भी मजदूर पैनिक हो रहे हैं, उस सब गलती जो मजदूरों की मृत्यु हो रही है उसके जिम्मेदार हमारे रेल मंत्री जी हैं। रेल मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वो संभाल नहीं रहे रेल मंत्रालय। ममता जी को तो प्रधानमंत्री बनाएंगे आप। जिस तरह से उन्होंने देरी की है, ममता जी ने पश्चिम बंगाल का जो हाल बुरा कर रखा है, पैनिक हो रहा है। ये तो नहीं कहते कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। पूरा दोष रेल मंत्री की तरफ जाता है। आप लोगों के पास योजनाएं नहीं है, आप लोगों के पास योजनाएं नहीं है। योजना घोषित करते हैं, उस मजदूर तक कैसे पहुंचेगी? आपने पैकेज का ऐलान किया, पैकेज वो सड़क चलते मजदूर तक कैसे पहुंचेगा? एक टेप रिकॉर्डर की तरह 54 करोड़ रुपया। अरे केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ पैकेज अनाउंस किया है। आप 54 करोड़ को लेके द्विवेदी जी, अग्रवाल जी, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर लाउड स्पीकर से। अजान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा फैसला कि सांसद अफजल अंसारी की याचिका पर आया है फैसला। ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद जीवन का मूल अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक मूल अधिकारों के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। मुख्य सचिव के आदेश के सभी जिलाधिकारी पालन करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हाजिर हैं मेरी सहयोगी न्यूज रूम से शुभ्रा सुमन। शुभ्रा, क्या जानकारी है? बिल्कुल मनीष जी, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बहुत अहम फैसला है, क्योंकि लाउड स्पीकर से अजान को लेकर के एक लंबी बहस इस देश में छिड़ी हुई रही है लगातार। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत की आड़ में एक हेल्दी डिबेट भी नहीं होने देना चाहते। उनके मुंह पर करारा तमाचा ये जो फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि अजान जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना ये इस्लाम का हिस्सा कतई नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन में तरफ जहां उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर रोक लगी हुई है, दूसरी तरफ ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी सांसद अफजल अंसारी की ओर से, और उसी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। और ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है मनीष जी कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद लेना जीवन का ये मूल अधिकार है और किसी को भी इस मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा सोनू निगम ने, जो सिंगर सोनू निगम है, उन्होंने इसी मसले पर ट्वीट किया था और उसके बाद उन्हें कितनी आलोचना झेलनी पड़ी थी, कितनी ट्रोलिंग उनकी हुई थी, दुबई तक में उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिली थी। इन सब के बीच ये जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये कहा है कि सभी को स्वस्थ जीवन का अधिकार संविधान देता है और उस अधिकार को जन जन तक पहुंचाना ये कर्तव्य है पुलिस का, प्रशासन का। बिना अनुमति तय मानक से अधिक आवाज करने की छूट नहीं दी जा सकती और किसी भी तरह से अगर धर्म के नाम पर यह किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि ये डिबेट लंबे वक्त से छिड़ी हुई थी और इस डिबेट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इलाहाबाद का ये हाईकोर्ट का ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही ये भी कहा है हाईकोर्ट ने, जितने भी मुख्य सचिव है ये कहा गया है कि जिलाधिकारी पालन करें इस आदेश का। शुभ्रा, मेरा आपसे सवाल है, आपने जिक्र किया सोनू निगम का, इस वक्त वो दुबई में है एक, और दूसरा कुछ दिन पहले जावेद अख्तर ने भी अजान और लाउड स्पीकर को लेकर एक बयान दिया था और ये रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में ये हाईकोर्ट का फैसला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये फैसला आपकी नजर में कैसा लगता है आपको? बिल्कुल मनीष जी, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो धर्म के नाम पर गलत चीज को भी सही साबित करने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी कंक्लूजन पर हमें पहुंच जाना चाहिए या सबकी राय एक हो सकती है, लेकिन जावेद अख्तर या सोनू निगम अगर इस बारे में कोई बात कह रहे हैं, ट्वीट करके अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, तो उनको ट्रोलिंग के जरिए जवाब देना या फिर उनको गालियां देना या फिर ये कहना कि
डिबेट भी नहीं हो सकती है इस मैटर पर, ये एक ऐसी मानसिकता दर्शाता है जहां पर आप कुछ बोलेंगे अगर तो आपको उल्टा गालियां दी जाएंगी, आपको बोलने का भी हक नहीं है। ये उस मानसिकता को दर्शाता है और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला जो हम लगातार डिबेट चलती हुई देख रहे हैं उस सिलसिले में बहुत ही बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला अपने आप में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश का सवाल लगातार जारी है।